प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं दीपक दुबे एक बार फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए, आपके सामने आपकी दुविधा का निवारण करने के लिए। तो मेरे भाई, मैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आज एक बात आपको समझाने आया हूं कि ऐसे कौन 5 स्टेप है जिन्हें हम फॉलो करके सामाजिक विज्ञान को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। एसएसटी में हर प्रिय छात्र को, हर छोटे छोटे भाई बहनों को यह प्रॉब्लम होती है कि सर हमें उसे रटना पड़ता है, सर हमें ना उसे बार बार रट रट करके उसको याद करना पड़ता है। तो इन सारी प्रॉब्लम का समाधान लेकर के मैं आ चुका हूं और मैं आपको आज ये बताऊंगा कि हमें एसएसटी को रटना नहीं है, बल्कि एक आसान से तरीके हैं जिन्हें अगर हम फॉलो करते चले जाएंगे तो अपने सिलेबस को कंप्लीट भी करेंगे और संपूर्ण सिलेबस को याद भी कर लेंगे। तो बिना देरी किए मेरे भाई, हम इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो मेरे भाई, आपको मेरे भाई एसएसटी को समझने के 5 खूबसूरत तरीके मैं लेकर के आया हूं। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी मेरे सब्जेक्ट से, है ना। आपको कभी भी सामाजिक विज्ञान को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है अगर आप कायदे से इन 5 स्टेप को फॉलो करते हैं, है ना। अच्छा, सबसे पहले आपको पता है कि आपके लिए एसएसटी इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि मेरे भाई, ये वही सब्जेक्ट है जो कि आपको टॉपर बनाता है। ये वही सब्जेक्ट है मेरे भाई जो कि आपको क्या बनाता है, आपको टॉपर बनाता है। अगर आपके सामाजिक विज्ञान में मेरे भाई याद रखिए 95 प्लस नंबर है तो निश्चित तौर पर आपके नाम के आगे टॉपर जुड़ना तय है। क्योंकि हर बच्चों का लैंग्वेज में या तो हिंदी अच्छा होता है या तो अंग्रेजी अच्छा होता है, या तो किसी का साइंस बहुत अच्छा होगा या तो किसी का मैथ बहुत अच्छा होगा, है ना। लेकिन बेटा ये क्या है, ये आप लोग को बेस देता है। तो एसएसटी मेरे भाई आपको इस पूरे बोर्ड एग्जाम में क्या देगा मेरे भाई, आधार देगा, बेस देगा। जिस बच्चे ने इसमें 95 प्लस नंबर स्कोर कर लिए मेरे दोस्त, तो याद रखिए उसके नाम के आगे टॉपर लिखना इस बार तय है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आपको ये पता भी होगा कि 9th में आपका लेवल क्या था मेरे भाई और आपका 10th में लेवल क्या होने वाला है। 9th का लेवल आपका यहां पर आकर के समाप्त हो गया, है ना। ये इसकी बाउंड्री लाइन थी, लेकिन अब 10th का लेवल बढ़ चुका है। 10th का लेवल बढ़ चुका है क्यों? क्योंकि यहां पर आपको फेस क्या करना है, आपको यहां पर फेस करना मेरे भाई बोर्ड एग्जाम, है ना। बोर्ड एग्जाम आपको फेस करना है और एसएसटी आपके लिए मेरे भाई क्या होगा, निर्णायक साबित होगा। अगर सामाजिक विज्ञान में आपने बढ़िया प्रदर्शन कर लिया तो निश्चित तौर पर इस बार भी आप लोग क्या बनने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपर बनने वाले हैं। आप लोग इस साल अपने नाम के आगे टॉपर लिखवा लेंगे। लेवल बढ़ा हुआ है तो आपको उस हिसाब से मेहनत भी करनी होगी, लेकिन घबराने का नहीं है क्योंकि मैं आपके साथ यहां पर आपके सामने प्रस्तुत हो चुका हूं। चलिए, सबसे पहला स्टेप हमें क्या फॉलो करना है, सबसे पहला स्टेप हमें क्या फॉलो करना है, सबसे पहले तो हमें सिलेबस को समझना है। आप में से कुछ ऐसे बालक भी होंगे जिनको अभी तक अपना सिलेबस तक नहीं पता होगा कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है, हमें कौन सी बुक फॉलो करनी है, हमें कौन सी बुक फॉलो करनी है और कौन से बुक के आधार पर बोर्ड एग्जाम में मेरे भाई क्या होते हैं, क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। हमें एग्जैक्टली यही नहीं पता होता है और फिर हम भटकते हैं, यूट्यूब पर किसी को देख लेते हैं, कोई कुछ पढ़ा रहा है, कोई कुछ पढ़ा रहा है, कोई कुछ पढ़ा रहा है। इससे हमें बचना है। सबसे पहले तो याद रखिए कि आपको एनसीईआरटी बेस्ड या फिर एनसीईआरटी की बुक को ही फॉलो करना है। कोई बुक या तो वो एनसीईआरटी की हो, जैसे कि मैं लेके आया हूं, ये आपकी सारी एनसीईआरटी की बुक है, या एनसीईआरटी बेस्ड कोई बुक हो, आप बस उसी को फॉलो करिएगा और अपने सिलेबस को A to Z आप समझेंगे कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं, कौन कौन सी बुक का कितना ज्यादा वेटेज है, किस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है और किस पर आपको थोड़ा सा कम ध्यान देके निकल जाना है ना। समय बहुत कम बचा हुआ है तो अब इस समय को आपको पूरी तरीके से यूटिलाइज करना है। देखिए, मैं आप लोग के लिए कंप्लीट सिलेबस लेकर के आया हूं। मैं आपके लिए मेरे भाई क्या लेके आया हूं, कंप्लीट सिलेबस लेके आया हूं। जैसे आपको पता है कि सबसे पहला आपका इतिहास है, जिससे बोर्ड एग्जाम मेरे भाई 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपका भूगोल है, जिससे बोर्ड एग्जाम में आपका 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपका नागरिक शास्त्र है, जिससे 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और फिर आपका अर्थशास्त्र है, जिससे आपका 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आप लोग टोटल 70 नंबर का पेपर देने जाते हैं, है ना। तो समझ लीजिए कि आपके सिलेबस में कौन सी बुक का कितना वेटेज है। हिस्ट्री का 20 नंबर का वेटेज है, ज्योग्राफी का 20 नंबर का वेटेज है, नागरिक शास्त्र का 15 नंबर का वेटेज है और आपका अर्थशास्त्र का भी 15 नंबर का वेटेज है। टोटल 17 नंबर में आपको पूरा खेला खेलना है ना। तो मेरे भाई, सबसे पहले अपने सिलेबस को समझ लो। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को समझना है और एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन यहीं से फ्रेम किए जाते हैं। ठीक, अगला स्टेप क्या है, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए।
कॉन्सेप्ट को समझना है, रटना नहीं है। हमें कभी भी रोट लर्निंग की तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जो जो इवेंट्स हो रहे हैं, एसएसटी क्या है मेरे भाई, सामाजिक विज्ञान मेरे भाई इवेंट्स का खेल है ना। कौन सी घटना कब हो रही है ना, कौन सी घटना कब हो रही है, कौन सा इवेंट कब हो रहा है, इसको हमें समझना है। इसके लिए हमें एक स्टोरी बनानी है। अगर हम सिर्फ रटेंगे मेरे भाई तो याद रखो सिर्फ रट्टू तोता बन के रह जाएंगे, है ना। जैसे ये बालक हर एक चीज को यहाँ पढ़ रहा है, उसके बाद उसको यहाँ पर नोट डाउन कर रहा है, रटने के लिए नहीं, समझने के लिए। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ ना कि जब भी मेरी क्लास में आओ तो मेरे भाई कॉपी पेन लेके बैठो, क्योंकि जब मैं आपको यहाँ पर चीजें बताता हूँ तो रटवाने के लिए नहीं बताता हूँ, बल्कि समझने के लिए बताता हूँ। सेकंड स्टेप आप क्या फॉलो करेंगे कि भैया आपको कॉन्सेप्ट समझना है कौन सा इवेंट कब हो रहा है, इसको समझते चले जाओ, रटना नहीं है ना, रटना नहीं, उसको हमें समझना है। फिर डेली चैप्टर रीड करो, बहुत बड़ी बात है। हम जब बड़े होने लगते हैं ना तो हमें लगता है अरे किताब कौन पढ़ेगा यार, किताब पढ़ना तो बेकार का काम है। कई बच्चे क्या होते हैं पूरा पूरा चैप्टर स्किप कर जाते हैं। आप में से कुछ छात्र ऐसे होंगे जिन्होंने 100% इसको स्किप किया होगा। अरे यार एसएसटी तो है, पढ़ लेंगे ना, क्या होगा जब एग्जाम आएगा, अरे यार कोई बात नहीं, सारा मेहनत लगा दो दूसरे सब्जेक्ट में, एसएसटी क्या रटना ही तो है। आपके मन में ये बात भर दी गई है कि एसएसटी रटना है, जबकि मेरे भाई सामाजिक विज्ञान रटने का विषय है ही नहीं, वो बहुत ही व्यवहारिक विषय है, और व्यवहारिक विषय को हमेशा समझा जाता है, रटा नहीं जाता है। इसलिए मेरे भाई आप लोग कम से कम दिन में 1 से 2 घंटा निकालो चैप्टर को पढ़ने के लिए, चैप्टर को रीड करने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि आपको हर दिन चैप्टर को रीड करना है। आप जितना उसको पढ़ेंगे ना मेरे भाई, उतने नए नए फैक्ट आपकी आंखों के सामने से निकलेंगे। तब आप जब आंसर लिखने बैठेंगे तो आपको सारी बातें याद आ जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपको मेरे भाई आपको हर दिन आपको टाइम निकालना पड़ेगा। 24 घंटे में से आपको 2 घंटा निकालना ही निकालना है चैप्टर को रीड करने के लिए, है ना। तो वो आपको रीड करना ही पड़ेगा एट एनी रेट, है ना। अगला स्टेप क्या फॉलो कर सकते हैं, तो भैया चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस देखें। अब देखिए आपने कोई चैप्टर रीड किया, सपोज करिए कि आपने हिस्ट्री सेगमेंट में भारत में राष्ट्रवाद अध्याय नंबर 2 रीड किया। अब रीड करने के बाद अगर आपके मन में कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप YouTube का सहारा लीजिए, आप YouTube का सहारा लीजिए मेरे भाई, और तुरंत जाकर के उससे रिलेटेड कोई वीडियो देखिए। जैसे मैं ऑलरेडी YouTube पर अपने वीडियोस इस पूरे सब्जेक्ट से वन शॉट पे, है ना, वन शॉट में ऑलरेडी मैं क्या कर चुका हूं, इसको यहां पर अपलोड कर चुका हूं। सपोज करिए आपको सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र में कोई दिक्कत है, अध्याय नंबर 1 आपने पढ़ा, सत्ता में साझेदारी, पावर शेयरिंग आपने पढ़ा। अब आपको उसमें कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, तो फटाक से आप YouTube पर जाएंगे और उससे रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो जरूर उसको आप क्या करेंगे, वॉच करेंगे। इससे क्या होगा, आपने जब उसको पढ़ा ना तुरंत आपने उसको देख लिया, तो इससे क्या होगा, इससे वो आपके मस्तिष्क में चिरकाल तक बनी रहेगी। आपने कुछ पढ़ा और पढ़ के फटाक से जाके उसका वीडियो देख लिया। आप यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं और जाकर के यूट्यूब पर उसका वीडियो देख रहे हैं, फटाक से आपके दिमाग में वो चीजें बस जाएंगी। आपने पढ़ा भारत में राष्ट्रवाद और जाकर के आपने वीडियो देख लिया, तो वो सारी बातें आपके मस्तिष्क में चिरकाल तक के लिए सीमित हो जाएंगी, भर जाएंगी, कभी हटेंगी नहीं, डिलीट होंगी नहीं वो, है ना। तो अगला स्टेप क्या फॉलो करेंगे कि जैसा हमने कुछ पढ़ा उससे जो रिलेट करते हुए वीडियो है वो जाकर के हमें वॉच करना है। इससे क्या होगा, इससे हम कई वर्षों तक उसे अपने दिमाग में सेव किए रहेंगे, और ये आपके परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा जरूरी है ना। जितनी चीजें आंखों के सामने से गुजरती है ना, वो मस्तिष्क में ज्यादा देर तक बनी रहती हैं। अच्छा, अंतिम और लास्ट स्टेप क्या होगा, डाउट जरूर क्लियर करें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, पढ़ते हैं, उनके में कोई डाउट आया, बस उसे क्या करते हैं, उसे हाईलाइट कर देते हैं, है ना। उस डाउट को वो क्या करते हैं, बड़े से पेन से ले जाकर के उसको हाईलाइट कर देते हैं। हाईलाइट करते तो हैं, पर इस डाउट को जीवन पर्यंत कभी भी क्लियर नहीं करते हैं। जब तक आप कोई डाउट क्लियर नहीं करेंगे प्रॉब्लम होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने पढ़ा कि 1917 में गांधी जी ने क्या किया है, चंपारण सत्याग्रह किया। अब आपने पढ़ लिया, किताब में लिखी है, आपका मास्टर साहब आपको ही पढ़ा रहा है, लेकिन अब इसके मन में आप में डाउट है, सर जी चंपारण क्यों करना पड़ा, चंपारण क्यों करना पड़ा। आपके मन में हमेशा से वाई और हाउ ये प्रश्न तो चलना ही चाहिए जब आप एसएसटी पढ़ रहे हैं। जिस छात्र के मन में ये दोनों क्वेश्चन चलते हैं वो एसएसटी में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है। जब आपके मन में ये प्रश्न आया कि सही चंपारण सत्याग्रह हो रहा है तो क्यों हो रहा है,
ये आपने अपने मन में डाउट को जन्म दिया। अब इस डाउट को तुरंत क्लियर करो। क्यों हो रहा है? क्योंकि चंपारण के किसानों को नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जा रहा था। इसीलिए गांधी जी ने उनके सहयोग में क्या किया था? 1917 का चंपारण किया था। ये आपने यहां पर डाउट क्लियर किया। मतलब जैसे ही आपके मन में डाउट आया, आपने तुरंत उस डाउट को क्लियर कर लिया। तो इससे क्या होगा? इससे ये सारी चीजें आपके दिमाग में बनी रहेगी। इससे सारी चीजें आपके दिमाग में बनी रहेगी और आपको बोर्ड एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको पता है ना कि बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं एमसीक्यू में। अगर आपका डाउट बना रहेगा तो आप हमेशा से एमसीक्यू गलत करेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न गलत करेंगे। इसलिए जैसे ही आपके मन में कोई डाउट आए, तुरंत जाकर के उस डाउट को क्लियर करो। और डाउट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होगा मेरे भाई, तो आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, है ना। तो ये आपके 5 छोटे छोटे स्टेप थे। मैं एक बार फिर से आपको यहां पर दिखा देता हूं। पहला क्या था? सिलेबस को समझना है। पहला स्टेप क्या है? सिलेबस को समझना है। दूसरा, कॉन्सेप्ट को समझना है, उसे रटना नहीं है। हमें अध्याय को रटना नहीं है, उसको समझते हुए चलना है। फिर डेली हमें चैप्टर रीड करना है। 1 से 2 घंटा निकालो डेली पढ़ने के लिए, है ना। फिर पढ़ लिया, अब हमें क्या करना है? उससे रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो जाकर के देखनी है। उससे क्या होगा? वो हमारे दिमाग में चिरकाल तक बना रहेगा। और अंतिम क्या है? जो डाउट निकले उस डाउट को तुरंत क्लियर करें। उस डाउट को तुरंत क्लियर करें। आप अपने टीचर से पूछिए, कहीं जाके पूछिए, लेकिन उसको तुरंत क्लियर करिए। हमसे आप जुड़ सकते हैं, हमसे आप पूछ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर डाउट है तो उसे तुरंत क्लियर करिए। ठीक है। तो ये सारे 5 स्टेप थे। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो कभी भी आपको एसएसटी को समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो व्यक्ति आपके सामने ये कहता है कि एसएसटी तो रटने का विषय है, तो उसे ये बात जरूर बोल देना कि हम दीपक सर से पढ़ करके आए हैं। उन्होंने हमेशा हमको यही बताया कि एसएसटी रटने का विषय नहीं है, वो व्यवहारिक विषय है जिसे समझा जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, आपके काम आने वाला है। और ऐसे ही हम आपको और भी आगे जागरूक करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, बिंदास रहिए, मस्त रहिए और स्वतंत्र रहिए। जय हिंद।